बीए द्वितीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारत के जलवायु एवं मौसम के बारे में जानते हैं। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की दैनिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं तथा मौसमी दशाओं के निर्माण में योगदान देने वाले तत्वों को मौसम के तत्व कहते हैं। इनमें तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवन में वेग एवं दिशा तथा मेघावरण अर्थात मेघाच्छादन आदि प्रमुख हैं। इन तत्वों में प्रायः परिवर्तन होता रहता है। दूसरी ओर किसी क्षेत्र या प्रदेश की लंबी अवधि की प्रचलित मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। यह समय, अक्षांशीय स्थिति, महाद्वीपीय एवं महासागरीय सापेक्षिक स्थिति तथा उच्चावच लक्षणों से निर्धारित होती है। भारत की जलवायु विभिन्न कारकों से नियंत्रित होती है तथा देश के पर्याप्त विस्तार या उच्चावच व प्रायद्वीपीय अवस्थिति के कारण जलवायु में काफी विविधता मिलती है। इसके उत्तर में पूरब से पश्चिम तक विशाल हिमालय अवस्थित है, जिससे मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पवनें रुक जाती हैं तथा देश में उष्णकटिबंधीय जलवायु का अनुभव होता है। दूसरी ओर ऊंची पर्वत श्रेणियां दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोककर वर्षा करने में अनुकूलता प्रदान करती हैं। इस प्रकार हिमालय पर्वत तंत्र तथा मानसूनी पवनें भारत को जलवायविक एकता प्रदान करती हैं। अब जलवायु मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है ऋतु या मौसम। वुल्फ महोदय के अनुसार मौसम के अनुसार परिवर्तित करने वाली पवनें मानसून कहलाती हैं। डोबी महोदय ने मानसून को परिभाषित करते हुए कहा है कि मानसून दो परस्पर मौसम वाली जलवायु है तथा पवनों का उत्क्रमण मानसूनी जलवायु का मूल सिद्धांत है। इसको और स्पष्ट करते हुए सिम्पसन महोदय ने लिखा है कि मानसून पवनें वास्तव में व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं के उत्तर व दक्षिण की ओर स्थानांतरण से उत्पन्न वायु की धाराएं होती हैं। अब हम बात करते हैं भारत में पाए जाने वाले मौसमी दशाओं की। इसमें 3 प्रकार की मौसमी दशाएं प्राप्त होती हैं। पहला है शीतकालीन मौसमी दशाएं, दूसरा है ग्रीष्मकाल में मौसमी दशाएं और तीसरा है वर्षा काल में मौसमी दशाएं। अब हम बात करते हैं शीतकालीन मौसमी दशाओं की। तो यहां शीत ऋतु जनवरी फरवरी में सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में दक्षिणी गोलार्ध पर होती है
तथा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। फलस्वरूप भारत में शीत ऋतु के कारण उच्च भार का केंद्र होता है तथा संपूर्ण महाद्वीप में स्वच्छ आकाश व मंद हवाएं मिलती हैं। ये मौसमी दशाएं मध्य एवं पश्चिमी एशिया के उच्च वायुदाब से प्रभावित होती हैं, जिसके कारण पवनें भारत में पश्चिम एवं पूर्व से प्रवेश करती हैं। शीतकाल में वर्षा पश्चिमी विक्षोभों से होती है। ये विक्षोभ उत्तरी भारत में भूमध्य सागर से आती हैं। शीतकाल में लौटते हुए मानसून से कोरोमंडल तक अर्थात तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। इस प्रकार शीतकाल में वर्षा की कमी के कारण वायु में आर्द्रता की कमी होती है। मध्यवर्ती भागों में तापमान एवं आर्द्रता की मात्रा अरब सागर के तटीय भागों में होती है, फिर भी 40 से 50% तक रहती है, जबकि थार के रेगिस्तान में शून्य हो जाती है। अब हम बात करते हैं ग्रीष्म काल में मौसमी दशाओं की। तो मार्च से मध्य जून तक भारत में ग्रीष्म काल माना जाता है, जब सूर्य की स्थिति पृथ्वी के संदर्भ में उत्तरायण होती है तथा सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। फलस्वरूप तापमान बढ़ जाता है तथा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फारस व मध्य एशिया में उच्च तापमान तथा न्यून भार का क्षेत्र बन जाता है। इस कारण विषुवत रेखा के दक्षिण से दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें मुड़कर अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में उतरती हैं, जिनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी होती है। यही पवनें भारत के पश्चिमी तट पर मानसून के नाम से आती हैं। ग्रीष्मकाल के प्रारंभ में तापमान बढ़ने के साथ ही स्थानीय पवनें चलने लगती हैं। दिन के समय उत्तरी भारत में धूल भरी गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। ये 100 से 125 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से चलती हैं। ऐसे ही तूफानों को बंगाल में काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर्स कहते हैं। ग्रीष्मकाल में भारत को प्राप्त होने वाली वर्षा का लगभग 10% प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु में मौसमी दशाओं की। तो वर्षा ऋतु की समय अवधि में संपूर्ण देश में समरूपता नहीं मिलती है। मानसून विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न तिथियों को पहुंचता है। उत्तरी भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर के मध्य मानी गई है। यह अवधि दक्षिण से उत्तर की ओर तथा पूरब से पश्चिम की ओर उतरती जाती है। इस संपूर्ण अवधि में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का प्रभाव रहता है। जून सबसे गर्म महीना रहता है। जून में उच्चतम तापमान के कारण ही न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है। परिणाम स्वरूप आर्द्र पवनें इस क्षेत्र की ओर चलने लगती हैं व अचानक वर्षा प्रारंभ हो जाती है।
इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करती हैं। ये दो शाखाएं अरब सागर के मानसून की शाखा और दूसरा बंगाल के खाड़ी की मानसून की शाखा है। अब हम बात करते हैं अरब सागर के मानसून के शाखा की। तो इस शाखा के प्रभाव क्षेत्र में पश्चिम घाट के सहारे केवल महाराष्ट्र, गुजरात तथा कुछ भाग मध्य प्रदेश के सम्मिलित हैं। यह गुजरात पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाती है। इस शाखा से सर्वप्रथम त्रिवेंद्रम में वर्षा होती है, तत्पश्चात यह उत्तर में अग्रसर होती है तथा 10 दिन बाद ही मुंबई पहुंच जाती है, जहां 187.5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त होती है, जबकि यहां से केवल 160 किलोमीटर दूर स्थित पुणे में केवल 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, क्योंकि यह पवन विमुखी ढालों पर स्थित है। ये गुजरात होती हुई राजस्थान में तथा मध्य प्रदेश से गंगा के मैदान में पहुंचती है। राजस्थान में अरावली के इन पवनों के समानांतर अवस्थित होने तथा अन्य कोई धरातलीय अवरोध नहीं होने के कारण वर्षा नहीं हो पाती है। यह शाखा आगे हरियाणा व हिमाचल तक पहुंचती है, जबकि दूसरी ओर गंगा के मैदान में यह बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं बंगाल के खाड़ी के मानसून के शाखा की। तो मानसून की यह शाखा मध्यवर्ती बंगाल की खाड़ी से उत्तर की ओर चलती हुई म्यांमार तक एवं दक्षिणी पूर्वी बांग्लादेश में पहुंचती है। म्यांमार तट पर स्थित अराकानियोमा की पहाड़ियों से मुड़कर एक भाग भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचता है। इस प्रकार ये पवनें पश्चिमी बंगाल व बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। हिमालय के प्रभाव तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में न्यून दाब के कारण यह एक शाखा गंगा के मैदान से होती हुई पंजाब तक पहुंचती है। दूसरी शाखा ब्रह्मपुत्र घाटी की ओर मुड़कर उत्तरी पूर्वी भारत में वर्षा करती है। इसकी पुनः शाखा मेघालय की गारो व खासी पहाड़ियों में पहुंचती है, जहां मासिनराम अवस्थित है। मासिनराम की विशिष्ट स्थलाकृतिक अवस्थिति के कारण यहां विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां लगभग 1187 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दोनों ही शाखाओं द्वारा उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी तट विशेषकर तमिलनाडु तट पर वर्षा नहीं होती है। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में दोनों शाखाओं के आर्द्रता क्षीण हो जाती है। दूसरा मूल कारण थार के रेगिस्तान में बनने वाली तापीय विलोमता है। तो ये थी भारत में मौसम की उत्पत्ति के बारे में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे कुछ मौसम के सिद्धांत के बारे में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।